नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में शनिवार को 75 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 10 नए केस। विद्यार्थियों द्वारा शहर के 4 कॉलेजों में दाखिले के लिए किए गए आवेदन, कुल 1880 सीटों के लिए होंगे दाखिले। परिवहन मंत्री पहुंचे दादरी, किया पत्रकारों को संबोधित। कृषि अध्यादेश के विरोध में उतरा आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन। सीबीएलयू द्वारा सफलतापूर्वक करवाई जा रही है नकल रहित परीक्षाएं। शहर में बढ़ रहे डेंगू बीमारी के मरीज, नगर परिषद व प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है फॉगिंग। लंबे इंतजार के बाद तेज हवाओं के बाद मौसम हुआ सुहावना, हुई हल्की बूंदाबांदी। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 75 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 279 एक्टिव केस हो चुके हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को खबर लिखे जाने तक 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में 2 सेक्टर 13 भिवानी से 28 वर्षीय व्यक्ति व 65 वर्षीय महिला है। शिवनगर भिवानी से एक 20 वर्षीय लड़की है। 2 आज़ाद नगर भिवानी से 27 वर्षीय व्यक्ति व 48 वर्षीय व्यक्ति है। गांव भैनी कुंगड़ से 38 वर्षीय व्यक्ति है। हसनपुर से एक, लोहारू से 47 वर्षीय व्यक्ति है तथा 3 तोशाम से 24 वर्षीय युवक, 7 वर्षीय लड़का व 35 वर्षीय व्यक्ति है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 2616 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 2307 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 279 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 500 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 75 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। शहर के महाविद्यालयों में दाखिले की आवेदन तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक की जा चुकी है। नए सत्र के दाखिलों की प्रक्रिया के तहत पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जा चुकी है। शहर के आदर्श कॉलेज में जहां सबसे कम आवेदन किए गए, वहीं महाराजा नीमपाल सिंह कॉलेज में छात्रों ने ज्यादा रुचि दिखाई है। दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की भीड़ को देखते हुए सीबीएलयू ने दाखिले की तिथि को बढ़ा दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. मित्तल ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दाखिला तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एकेडमिक सेशन 2020-21 के दाखिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अभी 30 सितंबर उसकी लास्ट तारीख है, अंतिम तारीख है एप्लीकेशन भरने की। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में विद्यार्थियों का जो रुझान है विभिन्न कोर्सेज़ में वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और इस वर्ष हमने कुछ नए कोर्सेज़ भी शुरू किए हैं, जिसमें एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बच्चे दाखिले ले सकेंगे एमएससी प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ एक पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू किया है। और तीसरा हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत एरोबिक जिम्स इंस्ट्रक्टर का एक कोर्स है। और कंप्यूटर विभाग के अंतर्गत एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी प्रोग्राम हमने इस साल शुरू किया है। ये सारे के सारे प्रोग्राम इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारी ये योजना भी है कि जैसे विश्वविद्यालय ये अपने नए परिसर में जब चला जाएगा, उसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं
उम्मीद है कि वो 2021-22 सत्र से और उसमें हम कई नए तरह के प्रोग्राम शुरू करेंगे ताकि विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है उसमें भी भाग लेने का मौका मिल सके। वहीं ऑनलाइन आवेदन के तहत विद्यार्थियों ने शहर के 4 कॉलेजों की 5,990 सीटों पर 11,250 आवेदन किए हैं। 2 गुना से ज़्यादा आवेदन आने से मुकाबला अब बेहद टफ हो गया है। विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा रुचि महाराजा नीमपाल सिंह कॉलेज में दिखाई है। कॉलेज की बीए की 720 सीट पर 7 गुना ज़्यादा यानी कि 5,362 आवेदन विद्यार्थियों द्वारा किए गए हैं। अब यह तो साफ है कि कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर के साथ साथ गाँव के भी विद्यार्थी अपना आवेदन शहर के कॉलेजों में कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों का पहली कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके लिए शीघ्र ही दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं छात्राओं के लिए शहर में 2 कॉलेजों में इनमें से एक आदर्श महिला महाविद्यालय, दूसरा राजीव गांधी महाविद्यालय कॉलेज शामिल है। इस बार शहर के कॉलेजों में हुए आवेदनों में सबसे कम आवेदन आदर्श कॉलेज में किए गए हैं। कॉलेज में एडिड सीटों पर जहां आवेदन के मुकाबले में 3 से 4 गुना आवेदन आए हैं। हमारे पास 3049 एप्लीकेशन फॉर्म हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। BA1 के लिए हमारी 640 सीट है जिसके लिए 2211 बच्चों ने अप्लाई किया है और साइंस के लिए हमारे पास 180 सीट है जिसके लिए 440 बच्चों ने अप्लाई किया है। कॉमर्स में हमारी 180 सीट है जिसके लिए 338 बच्चों ने अप्लाई किया और BCA में हमारे पास 40 सीट है जिसके लिए 60 बच्चों ने अप्लाई किया है। कोविड-19 में सिंस फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम इस SOP का पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी प्रकार से इसका अनुपालना करते हुए महाविद्यालय में 6 सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई है और एडमिशन प्रोसेस में भी क्योंकि सरकार के द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि बच्चों को न तो फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में आना पड़ा और न ही बच्चों को फ़ीस जमा कराने के लिए कॉलेज में आने की आवश्यकता है, क्योंकि फ़ीस जमा कराई जाएगी वो भी ऑनलाइन है। उसी पोर्टल पर बैंक के अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बच्चा उस बैंक अकाउंट नंबर और IFSC और बैंक नेम के माध्यम से जिस महाविद्यालय में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है उस महाविद्यालय के लिए वो फीस जमा करा सकता है। महाविद्यालय में जितने भी फॉर्म हमारे पास आए थे वेरिफिकेशन के लिए उनमें से केवल 20 फॉर्म बाकी हैं जिसके बारे में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन सस्टेंड है और उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए हमने बच्चों से बार बार संपर्क भी किया है। तो मेरा उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि जिन विद्यार्थियों को राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रतिकार ऑब्जेक्शन ख़त्म करने के लिए प्राप्त हुआ है वो समय रहते यदि अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो वो 1 अक्टूबर को आने वाली जो पहली हमारी मेरिट लिस्ट होगी उस मेरिट लिस्ट में उन बच्चों के आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है। और जो लिस्ट 1 तारीख को आएगी मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो होगी उसकी फ़ीस बच्चे 5 तारीख तक भरा सकते हैं। 6 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जिसकी फ़ीस बच्चों के द्वारा 11 तारीख तक भराई जाएगी और सरकार की हिदायत ये है कि भी 13 तारीख को ओपन काउंसलिंग होगी जिसमें जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और किसी महाविद्यालय में किसी प्रकार की रिक्त सीटें हैं तो उन सीटों पर ओपन काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन प्रोसेस और प्रवेश किए जाएंगे। आवेदन हमारे आए हैं आर्ट्स के लिए 2211 जिसमें हमारे पास सीटें हैं 640 और नॉन मेडिकल BSc 440 इसमें CSB शामिल है और सीटें हमारे पास हैं इसकी 210। BCom की 180 सीटों के लिए 338 एप्लीकेशंस आई हैं और BCA हमारे पास हैं 60 एप्लीकेशंस आई हैं और हमारे पास सीटें हैं 90। और नेक्स्ट हमारी फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी 4 दिन उसके फिर ओपन फिजिकल काउंसलिंग वो भी सारा का सारा ऑनलाइन ही चलेगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो हम कर चुके हैं अब तक 1035 एप्लीकेशन हम वेरीफाइड कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन जो हमारे पास हमने लगा रखे हैं उसमें हमारे पास केवल अभी 20 एप्लीकेशन बची हैं और जो हमारी टीम है वो बार बार बच्चों से कॉल कर रही है और कॉल करके उनको उनके रिमूव करवाने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश की जा रही है कि आज हम इनकी 20 की 20 जो हमारी एप्लीकेशन है उनको हम क्लियर कर लें। इसके चलते सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बच्चा कॉलेज में नहीं आएगा, फीस भी ऑनलाइन ही भरेगा और अभी जो उसके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाइड किए हैं वो भी सारा ऑनलाइन ही किया है। ऑब्जेक्शन रिव्यू भी बच्चों ने ऑनलाइन ही किया है तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई है।
और ना ही हमने उनको आने दी है। और जो काम उनसे नहीं हुआ हमने उनसे उनकी यूज़र आईडी वगैरह पासवर्ड मंगवा के और उनकी दूर करने की कोशिश की, अगर वो खुद नहीं कर पाए हैं तो। कोरोना काल नहीं होता तो हरियाणा रोडवेज में 867 बसें शामिल की जा चुकी होती, ये कहना था परिवहन मंत्री का। वे आज दादरी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चरखी दादरी के 3 चौराहों का सौंदर्यीकरण के बाद उद्घाटन भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चरखी दादरी के ब्राह्मण भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हरियाणा राज्य के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चरखी दादरी के 3 चौराहों के सौंदर्यीकरण के बाद उद्घाटन किया, जिसमें भीमराव अंबेडकर चौक, भगवान वाल्मीकि चौक व पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक शामिल हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को रोकना पड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी नहीं होती तो अब तक 867 निजी बसें सड़कों पर दौड़ रही होती। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार नौकरियों के लिए नई भर्ती आवश्यकता के अनुसार करती है, किसी यूनियन की मांग पर नहीं करती। मुनाफा में घाटा ही घाटा है, आज भी घाटा है। आज भी मान के चले 50% ही व्हीकल चले, 50% सवारी, आज भी घाटा है। दिल्ली है, पंजाब है, अब धीरे धीरे बसें चलनी चालू शुरुआत की। 15 दिन लगेंगे। अभी दिल्ली में भी हमने करी है, अभी हिमाचल उत्तराखंड में बस चलनी बाकी है। वहाँ से धीरे धीरे देख के सब जगह पूरे जहाँ जहाँ के परमिट है 1000 नोट के सब जगह हमारे पास इसी से शुरुआत हो जाए। सर, बड़ौदा चुनाव किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जैसे हरियाणा में 14 परचम फैला और 19 में फैला, और चुनाव में भी अपना परचम फैलेगा। अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं और कर्मचारी, हम सब मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। और रोडवेज के लोग कर्मचारियों ने मेहनत करी है इस कोरोना जैसी बीमारी में, चाहे उत्तर प्रदेश के, बिहार गए या दूसरे प्रदेशों में बस लेके गए। जब कोई चलने के लिए जा रहे हरियाणा रोडवेज के बस कंडक्टर ड्राइवर होते और उनको भी कई बार बीमारी रहता है, तो बीमारी लग नहीं जाए, और जो भी इसमें रास्ता होगा हम करेंगे। अब तो सब रोडवेज के कर्मचारियों का हम सब मिलकर हरियाणा रोडवेज के लिए काम कर रहे हैं। आज सबसे बुरी हालत सरकार में है, तो सबसे बड़ा घाटा है तो हरियाणा रोडवेज का घाटा है। हमें सबसे पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, घाटा कैसे पूरा करना पड़ेगा, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या इसी को देखते हुए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? नहीं, हम प्राइवेट क्यों करेंगे, ये तो बेकार की बात है। हमने अभी 150 हमने अभी मिनी बस ली है, 28 मस्ट ली है, 18 हमने 867 बस और नहीं लेने जा रहे हैं। अगर कोविड ना होता तो 867 बस हमारी रोड पर होती। हमने 5000 अभी कर्मचारी भर्ती करे हैं। ये लोग वो प्रचार करते हैं जो राजनीति करते हैं। हरियाणा रोड कभी प्राइवेटीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी अब मैदान में उतर आया है। संघ ने शनिवार को जिला स्तरीय किसान मीटिंग करके किसान अध्यादेश में संशोधन की मांग की है। भारतीय किसान संघ हरियाणा व दिल्ली इकाई के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र व संगठन के जिला प्रधान महिपाल आर्य ने बताया कि उनके संगठन ने 30,000 अलग अलग गांवों से इस बिल में संशोधन को लेकर पत्र लिखा था, परंतु उनके पत्र के मुख्य बिंदु न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने बारे में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिसके चलते भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया है कि वे ब्लॉक स्तर पर किसान अध्यादेश को लेकर धरने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपये है, जो 1300 रुपये में बिक रहा है, जबकि धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये है, जो कि 1500 रुपये में बिक रही है। इससे किसानों का शोषण हो रहा है। जी सर, क्या नाम है? तो सुरेंद्र सिंह, दिल्ली हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। तो आज की ये मीटिंग थी? आज यहाँ भारतीय किसान संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। किस विषय को लेकर सर? एक तो आगामी सदस्यता का विषय लेकर के, रचनात्मक कामों को लेकर के, और तीसरा बिंदु था अभी जो सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए। भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री को 30,000 गांव से प्रस्ताव पारित कर करके संशोधन की बात कही थी। उनमें से जो एक मुख्य संशोधन था MSP, वो नहीं किया। शेष बातें उन्होंने मान ली हैं। इसको भी सरकार को नया कानून ला करके MSP की गाइडलाइन डालनी चाहिए।
क्योंकि बिना एमएसपी के बाज़ार में किसानों का शोषण होगा। आज शोषण हो रहा है। बाजरे का मूल्य 2150 रुपया 1300 बिक रहा है, एमएसपी पर नहीं बिक रहा है। धान का मूल्य 1888 रुपये है, 1500 रुपये धान बिक रही है। तो सर आप विरोध में बात करेंगे सर इसमें? हाँ, सरकार को किसान की जो घोर उपेक्षा कर रही है ये ठीक नहीं है। आपकी ने क्या रणनीति तैयार की है सर इस मीटिंग के बाद? अभी भारतीय किसान संघ का लोकतंत्र की मर्यादाओं में धरने और प्रदर्शन कर करके हर ब्लॉक केंद्र पर हम धरने प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी ये एमएसपी की गाइडलाइन सरकार नहीं मानती। आज हमारे प्रांत के अधिकारियों के साथ बैठे थे, हमने अध्यादेश के विषय में बातचीत की। उसमें एमएसपी रेट का हमने विरोध किया है, जो डाल नहीं रही सरकार, हम उसकी घोर अपेक्षा करते हैं। और इसके विषय में हमें प्रांत के अधिकारियों से भी अनुमति मिली है। हम जिले में और हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। दूसरा, हमारा एक भारतीय किसान संघ का काफ़ी समय से बिजली विभाग के साथ टकराव चला हुआ है, जो किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पैसे लिए हैं, 2 साल के करीब हो गया, कभी मोटर की कंडीशन ये है, कभी वो है, पैसा भरवा रखा है, न तो ट्यूबवेल कनेक्शन दे रहे हैं और न ही पैसा वापस कर रहे हैं। किसानों ने किसी ने ज़मीन ठेके पे ले रखी है, किसी ने कुछ कर रखी है और हम उनके लगे हुए हैं, एस्टीमेट की कॉपी ले रहे हैं और ले रहे हैं। किसान के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है, पैसा ज़्यादा ले रखा है, जो देना चाहिए था वो न सामान दे रहे हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की नकल रहित परीक्षाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजिंग जैसी सावधानियों को भी बरता जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते स्नातक, स्नातकोत्तर इत्यादि की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बीते कई दिनों से सीबीएलयू द्वारा विश्वविद्यालय की अनेक कक्षाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। इस बारे में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. मित्तल ने व उच्च अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण रूप से नकल रहित परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। वहीं विद्यार्थियों ने भी परीक्षाओं को लेकर अपनी रुचि प्रकट की है। हमारी यूनिवर्सिटी के परीक्षाएं चल रही हैं, सारे की सारी परीक्षाएं हमारी ऑफलाइन मोड में चल रही हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे जो भी हमारे नियम, कानून, कायदे, उनके अंतर्गत ये परीक्षाएं चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में उनको पूर्णतया लागू किया गया है, उनको पूर्णतया फॉलो किया गया है और हमारे पूरी फ्लाइंग स्क्वाड और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन ब्रांच इस काम को भली भांति से कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये परीक्षाएं अब लगभग इसके अपने अंतिम दौर में हैं। बीएड की परीक्षाएं 1 से अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं, उन परीक्षाओं को भी सुचारू रूप से करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ अब हम सब जानते हैं कि इस कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या आज हम सबके सामने है वो बेरोज़गारी की है और जो हमारे छोटे छोटे लघु मंझले उद्योग थे उनको भी काफ़ी हानि हुई, कृषि जगत को भी हानि हुई। इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए और बच्चों को रोज़गार देने के लिए, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पिछले 2 साल से लगातार प्रयत्न कर रहा है और उसमें नए कई तरह के उपयोग भी किए। जो परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र में जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं और एग्ज़ाम में हम काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। जबकि 2 शिफ्ट में हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जैसे ही पहला एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद पूरे सेंटर को सैनिटाइज करवाया जाता है और शाम को जैसे ही दूसरी शिफ्ट का पेपर खत्म होता है उसके बाद भी हम पूरे सेंटर को सैनिटाइज करवाते हैं। और परीक्षा केंद्र के जो बाहर है वहाँ हमने एक हैंड फ्री सैनिटाइजर का लगवा रखा है, एक बच्चा वहाँ सैनिटाइजेशन करके और फिर अंदर उसकी एंट्री है। वहाँ बाकायदा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो थर्मल स्कैनिंग करता है, थर्मल स्कैनिंग के बाद फिर उसकी एंट्री है। और जितने भी हमारे इन्विजिलेटर्स हैं और जो भी एग्जाम सेलेक्ट जितना भी स्टाफ है इस एग्जाम सेंटर के अंदर उनकी सभी के लिए यही प्रोसेस है, एंट्री पॉइंट पे थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन, उसके बाद ही उनकी एंट्री है। इन्विजिलेटर के लिए खास हिदायत ये भी है जैसे ही वो अपनी कॉपी लेके जाते हैं रूम्स के अंदर, जिन रूम्स में उनकी ड्यूटी है वो ग्लव्स उनके हाथ में होते हैं और उनकी बाकायदा हम टाइमली कम से
से कम 1 बार 2 बार 3 बार बीच में भी हम उनकी सैनिटाइजेशन करवाते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे में कोई दिक्कत हो तो उनको इस तरह की कोई समस्या ना आए और किसी को ना हो। तो हम सेंटर के अंदर भी उनका 2 या 3 बार कम से कम सैनिटाइजेशन का हम करवाते हैं। तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है सरकार की और MHRD की, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने के सीमेंट बिल्डिंग में हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे MSc के कोर्सेज़ और BSc के भी कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ामिनेशन यहाँ चल रहे हैं। वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर के नेतृत्व में हमारे यहाँ नकल रहित परीक्षा कराने का पूरा जोर दिया जा रहा है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि कोरोना काल होते हुए भी बच्चों में पूर्ण उत्साह के साथ वो अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक दे रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि मतलब कोरोना काल होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में नकल का कुछ जोश हो या कुछ उनमें मोटिवेशन दिख रहा हो कि उन्हें कुछ सरप्लस मिल रहा है नकल के लिए। नकल रहित परीक्षाएं ही हो रही हैं। वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर का नेतृत्व इसमें बखूबी दिखाई दे रहा है। नगर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों में भी आए दिन डेंगू के नए मरीज देखने को मिल रहे हैं। डेंगू से बचाव के लिए नगर के चिकित्सक ने भी विशेष सावधानियां बरतने की खास सलाह भिवानी हलचल के माध्यम से लोगों को दी है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के साथ साथ डेंगू भी अपने पैर पसारने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए नगर परिषद कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा शहर के अनेक हिस्सों में फॉगिंग की जा रही है। मेरा नाम संजय है और ये डेंगू के प्रकोप से चल रहा जो कार्य है और डेंगू को मतलब मिटाने के लिए फॉगिंग का काम लगातार नगर पालिका से चला हुआ है और डेंगू का प्रकोप ना फैले इसलिए फॉगिंग का काम लगातार चल रहा है। ये हमारे नगर परिषद से हमने जो है अपील की और रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ डेंगू का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा था बच्चों में, तो इन्होंने जो है हमारी प्रार्थना सुनी और यहाँ पर फॉगिंग की, बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो डेंगू के प्रकोप से हमने यहाँ फॉगिंग साफ होकर के सभी कमरों में ग्राउंडों में सभी कार्रवाई अच्छी तरह से कर दी। वहीं इस बारे में नगर के जाने माने अंचल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि नगरवासी अपने घरों में व आसपास पानी को इकट्ठा न होने दे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं उन्होंने कहा कि बुखार होने की अवस्था में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच अवश्य करवाएं। भिवानी में देखने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में डेंगू का काफ़ी प्रकोप है। काफ़ी मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको बुखार है और जिनकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो रही है। एलिजा और डेंगू टेस्ट कराने पर उनको देखने में आया है कि उनमें डेंगू पाया गया है। डेंगू के लक्षणग्रस्त मरीज आ रहे हैं जिसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो रही है। शुरू के 4-5 दिन बुखार तेज़ होता है, फिर 2-3 दिन 6-7वें दिन तक प्लेटलेट्स काफ़ी कम होती हैं। काफ़ी लोगों में प्लेटलेट्स 15,000 से कम भी होती है, जिसमें हमें प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है, उसमें मरीज़ को फिर फ़ायदा होता है। तो इस बीमारी भिवानी में जो फैली हुई है, इसका जो मुख्य कारण है वो मच्छर काटने से होता है। जो एडीज मॉस्किटो जो मच्छर है वो काटता है और वो जो मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। तो हम लोगों को इसके बचाव के उपाय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को और आमजन को। तो सब लोगों को हमें घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। घर में पेड़ पौधों में पानी इकट्ठा ज़्यादा ना हो। ऊपर छत पे कूलर पड़ा है, टायर पड़े हैं, उसमें पानी ना इकट्ठा हो, नमी ना रहने दें। 1 दिन हफ्ते में ड्राई डे का ज़रूर पालना हो। सूखा रखें, बिल्कुल पानी पौधों में ना डालें, बिल्कुल पोछा वगैरह जो ड्राई करें। नमी जब तक रहेगी ये मच्छर पनपेगा। यह मच्छर साफ पानी में ज़्यादा पनपता है। आसपास गली में नालियों में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये बचाव बहुत ज़रूरी है। शनिवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ आए तूफान और बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। मौसम के एकदम बदले इस तेवर से लोगों को गर्मी से भी राहत महसूस हुई। इस बार बरसात मौसम में भारत के अनेक प्रदेशों को बाढ़ व जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन राजस्थान से लगते भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में इस बार बरसात का अभाव रहा। यहाँ तक कि अगस्त व सितंबर महीने में एक भी बूंद भिवानी में नहीं पड़ी, जिसके कारण आसपास के गाँव में फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वहीं शनिवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के बाद पूरा आसमान बादलों से घिर गया और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके बाद किसानों ने भी कुछ राहत की सांस ली। वहीं आम नागरिक को भी गर्मी से राहत मिली। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर।
जिले में शनिवार को 75 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 10 नए केस। विद्यार्थियों द्वारा शहर के 4 कॉलेजों में दाखिले के लिए किए गए आवेदन, कुल 1880 सीटों के लिए होंगे दाखिले। परिवहन मंत्री पहुंचे दादरी, किया पत्रकारों को संबोधित। कृषि अध्यादेश के विरोध में उतरा आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन। सीबीएलयू द्वारा सफलतापूर्वक करवाई जा रही है नकल रहित परीक्षाएं। शहर में बढ़ रहे डेंगू बीमारी के मरीज, नगर परिषद व प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है फॉगिंग। लंबे इंतजार के बाद तेज हवाओं के बाद मौसम हुआ सुहावना, हुई हल्की बूंदाबांदी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।